नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीधी में नहर में बस गिरने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत। हादसे पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया दुख। साथ ही पीएम और सीएम शिवराज सिंह ने मुआवजे का किया ऐलान। टूल किट मामले में पुलिस ने जूम से 11 जनवरी को हुई मीटिंग की मांगी जानकारी। पुलिस जूम मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की जुटा रही जानकारी। तो वहीं दिशा की गिरफ्तारी को लेकर महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। भारत चीन के बीच हटने लगे तनाव के बादल। पैंगोंग लेक से पीछे हटने लगी चीनी सेना। टेंट उखाड़े जा रहे, साथ ही एक एक कर पीछे जा रहे टैंक। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी के रामपुर नेकिन थाना इलाके में 52 लोगों से भरी एक बस नहर में जा गिरी। इस हादसे के बाद कई लोगों के शव भी बरामद हुए हैं और राहत कार्य लगातार जारी है और कई लोगों की जान भी बचाई गई है। इसके बाद पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस हादसे के लिए अपना दुख व्यक्त किया है और साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और गहरे पानी में समा गई। इस हादसे का शिकार बने अब तक 35 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीधी से सतना की ओर जा रही बस में लगभग 52 यात्री सवार थे। तभी बस रामपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह लगभग 7:30 बजे बाणसागर बांध की नहर में अनियंत्रित होने के बाद जा समाई। नहर में पानी बहुत अधिक होने के कारण बस पूरी तरह पानी में डूब गई। सीधी में हुए बस हादसे ने हर किसी को दुखी कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में शिवराज सिंह चौहान से बात की है और जल्द से जल्द बचाव कार्य कराने को लेकर चर्चा की है। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वह पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण और दूसरे लोग बस में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के स्वजन भी मौके पर पहुँच रहे हैं। मौके पर कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। टूल किट मामले में अब दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप को लिखा है कि 11 जनवरी को कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था, कितने लोग इस मीटिंग में शामिल थे, ये सभी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड की जाए। साथ ही दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सामने आई टूल किट को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने टूल किट से संबंध होने को लेकर दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अब जूम मीटिंग ऐप को भी दिल्ली पुलिस ने लिखा है और जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने जूम से 11 जनवरी को हुई ऑनलाइन मीटिंग की पूरी जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में कहा है कि अभी जाँच जारी है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है जी। इन्वेस्टिगेशन में नाम जो खुलेंगे, अभी हम प्रीमेच्योरली कुछ कहें आपसे, वो ठीक नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने जूम से पूछा है कि 11 जनवरी को हुई मीटिंग में कितने लोग शामिल थे। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट साझा करने के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस टूल किट को एडिट करने और इसे सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में पहले ही पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत याचिका दायर की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस दिन की मीटिंग में 50 से 60 लोग शामिल थे और 26 जनवरी को ही हिंसा टूलकिट में निर्धारित स्क्रिप्ट पर ही आधारित थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INF। LAC पर पिछले करीबन 10 महीने से भारत चीन की तनातनी अब खत्म होती नजर आ रही है। भारत और चीन दोनों ही देशों की सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दरअसल नई तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि चीनी सैनिक पीछे हट रही है और इसके अलावा ये भी साफ देखा जा सकता है कि चीन की सेना ने जो वहां पर निर्माण किए थे उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच चले भारी तनाव के बाद दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी है। भारतीय सेना ने इसका एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान न केवल अपने टेंट उखाड़ रहे हैं बल्कि अपने टैंक भी पीछे लेकर जा रहे हैं। यही नहीं, फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना ने जो अस्थायी निर्माण कर लिया था उसे भी वे गिरा रहे हैं। इस समझौते के मुताबिक चीन की सेना पैंगोंग लेक के फिंगर 8 के पीछे अपनी पुरानी जगह पर लौट जाएगी और भारत की सेना भी फिंगर 3 के पास अपनी धनसिंग पोस्ट पर लौट जाएगी। एक बार सेनाओं के पीछे चले जाने के बाद राजनयिक और सैन्य बातचीत होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद ही गश्त फिर से शुरू होगी। बता दें कि पैंगोंग झील के दक्षिण में जहां दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी, वहां से भी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर दोनों देशों के टैंक करीब 100 मीटर के फासले पर तैनात थे। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण पर करीब 10 महीने तक सैन्य गतिरोध रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INF। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि उन्होंने महाराजा सुहेल देव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया और साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि ये जो नए कानून है ये किसानों के हित में है और कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मुझे बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी के भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। यह आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेल देव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेल देव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूँ। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर
महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला है। बहराइच जैसे विकास के लिए आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों। पीएम मोदी ने इस मौके पर नए कृषि कानूनों को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इनके जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा। साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने भी लगा है। कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का प्रचार किया गया, जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले, वो देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों, चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65 लाख मैट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यही नहीं, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा चुकी है। आपको बता दें, सोमवार को प्रियंका गांधी ने बिजनौर में हुई महापंचायत में गन्ना किसानों के बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आज। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बसंत पंचमी के अवसर पर वहां पर किसानों ने आज हवन किया और बसंत पंचमी का त्योहार मनाया। और किसानों का कहना है कि वो यहां पर डटे रहेंगे, इसलिए होली आने वाली है तो उन्होंने होली की भी तैयारियां शुरू कर दी है। देखें पूरी रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज बसंत पंचमी के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर होली के त्योहार देखते हुए 5 लकड़ी और उपले रखे गए हैं। बॉर्डर पर आज सुबह हवन किया गया ताकि पर्यावरण में शुद्धि हो। वहीं अब से ठीक 1.25 महीने बाद होली का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा। ऐसे में बॉर्डर पर बैठे किसान भी होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बसंत पंचमी का किसानों के लिए बहुत बड़ा अहम पर्व भी होता है। कारण यह है कि भाई जिस तरीके से पतझड़ के बाद में नई कोपले, नई फसल तैयार होने लगती है, बड़ी उम्मीद किसान उससे करता है कि भाई अब की बार जो हमारा अन्न है, धन धान्य से हमारा जो है खेत लहराते रहें। तो आज हवन यज्ञ करने के बाद में और जो बसंत रखा जाता है होली का दहन के टाइम पे जो है, जिसको होली जलाई जाएगी, वो 100 महीने बाद जो है जो होली होगी उसका दहन यहाँ किया जाएगा। क्या होली यहीं मना के जाएगा किसान? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानेगी तो होली तो मनेगी, क्योंकि अब बसंत तो रखा गया, होली का दहन तो यहाँ निश्चित हो गई होगा।
हालांकि होली बसंत ऋतु में मनाई जाती है और ये त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं किसानों ने भी बॉर्डर पर बसंत पंचमी के मौके पर हवन किया। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। देश में कोरोना वायरस से राहत मिलती नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 9,121 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल यानी कि 2021 की दूसरी सबसे छोटी संख्या है। इससे पहले फरवरी में ही 9,110 नए मामले सामने आए थे। अब देश में रिकवरी दर 97.32% है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से दैनिक मामलों में लगातार गिरावट के बीच पिछले 24 घंटों में केवल 9,121 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो कि इस साल का दूसरा सबसे छोटा आंकड़ा है। इसके साथ ही मंगलवार को देश में मामलों की कुल संख्या 1,09,25,710 हो गई है। बीते एक महीने से देश में रोजाना मामलों की संख्या 15,000 से कम दर्ज हो रही है। वहीं करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा 200 से नीचे दर्ज हो रहा है। बीते 9 फरवरी को देश में 9,110 नए मामले दर्ज हुए थे, जो कि इस साल के सबसे कम दैनिक मामले थे। वहीं पिछले साल 3 जून को साल 2020 के सबसे कम 9,633 मामले दर्ज किए गए थे। कोविड-19 से हुई मौतों की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 81 रोगियों की मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,55,813 हो गया है। इसी अवधि में 11,805 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसके साथ ही डिस्चार्ज हुए रोगियों की कुल संख्या 1,06,33,025 हो गई है। वहीं देश में अभी 1,36,872 एक्टिव केसेस हैं। कोविड से रिकवरी की दर 97.32% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.43% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सोमवार को 6,15,664 सैंपल्स का परीक्षण किया गया था। ICMR के मुताबिक अब तक कुल 20,73,32,298 सैंपल्स का परीक्षण किया जा चुका है। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87,20,822 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है, जबकि कई देश भारत से पहले ही टीकाकरण अभियान शुरू कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।